डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के इंटर क्लास में जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जरा, क्लास 12th के सिलेबस में यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता। फिर उसके बाद दूसरा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अर्थात संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। उसके बाद तीसरा आप लोगों को पढ़ना होगा बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम बेस प्रमेय। और इसके बाद चौथा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात प्रायिकता बंटन। ये है इसके टॉपिक में। और इसके में अगर हम लोग मार्किंग की बात करें, मार्किंग में मतलब क्या है कि सबसे पहले जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इससे आप लोगों को मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पर ईयर आता है। 2 मार्क्स, यूपी बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। और जो ये है तो इससे 5 मार्क्स और इसके बाद 8 मार्क्स तक का मिल सकता है, याद रखिएगा। और कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनसे। ये बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये है। तो इस तरह से इसका मार्किंग होता है। बच्चों आप लोगों को बता दें, प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने हम अपने वीडियोस में 3 प्लेलिस्ट बनाएंगे। पहली प्लेलिस्ट होगी जिसमें से केवल बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से और लास्ट तक रहेगा, हर एक क्लास के लिए यूज होगा, फर्स्ट ईयर एंड 12th दोनों के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा जो प्लेलिस्ट होगा वो क्लास फर्स्ट ईयर का होगा। और तीसरा प्लेलिस्ट होगा उसमें से केवल 12th वाले वीडियो होंगे। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छा अनुभव अगर लेना चाहते हो तो आप लोग जो है पहली जो प्लेलिस्ट होगी जिसमें केवल कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरम्स और उनके प्रूवमेंट, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर हम आप लोगों को केवल इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में केवल इसकी डेफिनेशन और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्लास 12th में। बाकी इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इसमें से कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है या गुणन प्रमेय, प्रायिकता की गुणन प्रमेय आती है। और इसके बाद दूसरा इसमें बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, 2-3-4 थ्योरम्स हैं। ये सारी आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें केवल थ्योरी और कंसेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका फार्मूला केवल आप लोगों को बताएंगे। और फार्मूला का प्रूफ आप लोग उसमें देख सकते हैं। हम आप लोगों को आई बटन पर लिंक दे देंगे जब भी वो वीडियो बन जाएगा। तो बच्चों देखिए जरा, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले मिलता क्या है, एक सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस होता है। और इस सैंपल स्पेस में अगर मान लेते हैं कि जैसे एक घटना हमारे पास है E1, ठीक है ना, इसका सबसेट होता है। तो E1 इज कॉन्टेन्ड इन S, E1 इसका सबसेट होगा, यानी ये घटना हो गई। अब होता क्या है कि जैसे ये घटना घट चुकी है, ठीक है ना, अब मान लीजिए जैसे ये घटना घट गई, एग्जाम्पल लेंगे उससे पूरा क्लियर कर देंगे। माना कि ये घटना घट चुकी है, ठीक है ना। अब एक दूसरी घटना पर विचार करते हैं, ये E2 है, ये घट चुकी है, ऑलरेडी हैपेंड दिस इवेंट E1। अब ये जो E2 है, अब इसके घटने की क्या प्रायिकता होगी ये आप लोगों को बताना होता है। यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आएगी। और E1 अगर घट गई तो इसका मतलब है कि E1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं केवल वही आ चुके हैं। आप लोगों ने ये जैसे देखा कि यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं हमने मान ले लिए हैं। तो E1 तो घट चुकी है, अब E2 क्या घटे भाई, E2 अगर घटेगी, E1 घट चुकी है पहले से, अब उसके साथ में E2 के घटने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसका मतलब है कि E2 तो तभी घट सकती है जब ये जो पोर्शन है इसका, भाई इसमें भी E2 का हिस्सा आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है इसका कोई एलिमेंट आ जाए। इस पोर्शन को आप लोग कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2, अर्थात इसका कोई एक एलिमेंट अगर आ गया है तो E1 तो पहले से ही घट चुकी है, उसके साथ में E2 भी घट जाएगी। तो E2 के घटने की क्या प्रायिकता है अगर E1 पहले से ही घट चुकी होती है। तो इसके लिए हम लोग करना क्या होता है कि अब हम लोग पूरे सैंपल स्पेस पर बात नहीं करेंगे, केवल सैंपल स्पेस के रिकॉर्डिंग उसकी बात करेंगे जो घटना पहले से घट चुकी है। यहाँ सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक एग्जांपल लेंगे, क्लियर कर देंगे पूरी तरह से। तो इसमें से आप लोगों को बताते हैं कि सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग ये E1 के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं,
यानी E1 घटना आ जाती है, और ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, इनमें से जो E2 के घटने की प्रायिकता पूछता है, तो ये बन जाती है क्या, जैसे हम लोग अनुकूल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, तो कुल परिस्थितियां बन जाएगी E1 और अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी ये पोर्शन, अर्थात E1 इंटरसेक्शन E2। तो जिसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है कि E2 के घटने की प्रायिकता अगर E1 पहले से घट चुकी है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये रखो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, E2 के घटने की प्रायिकता अगर E1 पहले से ही घट चुकी है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, E2 के घटने की प्रायिकता अगर E1 पहले से घट चुकी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E2 इफ E1 इज ऑलरेडी हैपेंड। बच्चों हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग पासा के फेंक कर ले लेते हैं। आप लोग ऐसा करिए कि एक डाइस ले लीजिए पासा, और पासे को करिए फेंक दीजिए, तो बताइए संभव परिणाम को आप लोग सेट बनाएंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें से ये सैंपल स्पेस हो गया है। अब इसमें से एक घटना के बारे में हम लोग विचार करते हैं, माना कि ये घटना E1 है, या AB भी लिख सकते हैं, कुछ राइटर AB है, कुछ E1 E2, तो इवेंट E से लिखते थे, इसलिए E1 E2 यूज करेंगे हम। तो E1 जो घटना हम लोग लेते हैं, E1 सच दैट, यानी अकरेंस हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अकरेंस ऑफ ग्रेटर देन 2 डिजिट्स, यानी 2 से बड़ा अंक आने की घटना, ऐसे लिखा जाता है E1 सच दैट, 2 से बड़ा अंक आने की घटना, इस तरह 2 से बड़ा अंक आने की घटना, ऐसे ही लिखेंगे, अर्थात इवेंट ऑफ अकरेंस ग्रेटर देन 2 डिजिट्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन 2 डिजिट, तो 2 से बड़ा अंक आने की घटना, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगी क्या, 3 आ जाएगा, 2 से बड़ा है 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये यानी 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब E2 एक हम लोग जो है घटना डिफाइन करते हैं, माना कि E2 इज इक्वल टू, तो हैपनिंग ऑफ, इसको डिफाइन कर दीजिए, हैपनिंग ऑफ इवन नंबर्स, अर्थात सम अंक आने की घटना, हैपनिंग ऑफ इवन नंबर्स, सम अंक आने की घटना, हिंदी इंग्लिश वाले आप लोग लिख सकते हैं, सब बोल देते हैं, तो सम अंक आने की घटना, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब माना कि जैसे हम लोगों ने अब पासा फेंका, ठीक, अब पासा फेंका तो 2 से बड़ा अंक अब आ चुका है, पासा फेंका तुम्हारे 2 से बड़ा अंक पड़ा हुआ है, तो इसमें से जो E2 के घटने की जो चांसेस होगी, ये वाली घटना बच्चों E1 है, और ये वाली घटना E2 है। तो देखो E1 में क्या है 3 5 4 6, तो 4 और 6 जो कि ये इसमें भी आ रहा है, इसलिए कॉमन हिस्से पे लिखा जाएगा, ये है, देखिए यहाँ पर तो ठीक है, कुछ 2 आ जाएगा, और इसके बाद जो है 3 और 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो E1 के एलिमेंट्स में आ जाएंगे 3 4 5 6, और E2 के एलिमेंट में 2 4 6। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो E2 के घटने की क्या प्रायिकता हो। अब बताइए क्या आप लोग यहाँ पर पूरे सैंपल स्पेस पर बात करेंगे क्या, भाई E1 तो पहले से ही घट चुकी है, आपने पासा फेंका और आपको ये पता हो गया, आपको कोई बता रहा है या आप ही बता रहे हैं किसी को कि 2 से बड़ा अंक आ चुका है, तो वो क्या दिमाग को सोचेगा 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 होगा। अब उसको ये भी पता है कि E2 जो घटना है, E2 घटना में सम अंक आएगा, तो वो जब आ चुका है, पहले से ही आ चुका है, तो अब बताइए जरा सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग यही तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब E2 के घटने के लिए क्या आवश्यक है, E2 इवेंट्स को घटने के लिए आवश्यक है कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, यही तो है, ये तो घट चुकी है ना, अर्थात इन 4 में से जो ये 4 डिजिट्स है, इनमें से कोई ना कोई तो आ चुका है ना, लेकिन E2 उसके साथ में कब घटेगी, तो E2 के घटने के लिए आवश्यक है कि 4 और 6 में से कोई आए, यही तभी तो E2 घटेगी, E1 पहले ही घट चुकी है और E2 को भी घटना है, तो इसका मतलब है कि 4 और 6 में से कोई एक आएगा, अर्थात इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E2 आप लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6, अर्थात 4 और 6 में से अगर कोई आ गया है तो E2 भी घट जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये जो सैंपल स्पेस है केवल ये काम करेगा, यानी इसको सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और बच्चों ये वाला जो है ये जो E2 के घटने की प्रायिकता है वो बताएगा। तो इसको लिखा जाता है ऐसे, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 ऑलरेडी हैपन। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इससे निकाल सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है ना, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप लोग इस फार्मूले को याद रख लेंगे। तो ये जो है इस फार्मूले से हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप लोग जो है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 अगर करना चाहें तो इसमें से क्या पूछ रहा है, इसका मतलब होता है कि E1 के घटने की प्रायिकता पूछी जा रही है जबकि E2 घटना पहले से ही घट चुकी है। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्लियर है ना, इस तरह से। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E1 व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपन, E2 पहले से ही घट चुकी है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी के जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को NCERT की एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। बच्चों पढ़ने का जो तरीका होगा, सबसे पहले NCERT बुक का सारा सवाल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर अन्य बुक्स हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सी बुक्स उठा रहे हैं। UP CBSE सारे बोर्ड्स की बुक्स उठाएंगे और लगभग जितने भी मिलेंगे हमें उठा लेंगे, लेकिन पहले NCERT उठा लेंगे। तो उससे होगा क्या कि बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जब बुक्स उठाएंगे तो आपको बता देंगे देखिए ये पहले वाले NCERT में बताया जा चुका है। इसलिए पहले आप लोग ये पढ़िए ताकि आगे आप लोगों का सिलेबस छोटा हो जाए, उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं के आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।